हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर को डिस्कस करेंगे। तो इसमें काफ़ी सारे हम कंपनीज को डिस्कस करेंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और आपको क्या मेट्रिक्स ट्रैक करना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ये सब कंपनीज हमारे वॉच लिस्ट में है जो एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट को केटर कर रहे हैं और या अपना शेयर को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो करंटली जो इंडियन कैपिटल मार्केट का सेक्टर है वो है अराउंड $15 बिलियन और लास्ट के 10 ईयर से ये 20% कैगर से ग्रो किया है। तो इसमें मेजॉरिटी जो कंट्रीब्यूटर है वो आपका एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट, एक्सचेंजेस एंड ब्रोकर्स। तो ब्रोकर्स जो है सबसे ज़्यादा सिक्लिकल है। इसमें सिक्लिकल इसलिए है क्योंकि वो मार्केट के एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे होता है तो ब्रोकर्स का आप देखोगे वॉल्यूम इंक्रीज होते रहता है और उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप लास्ट के कुछ महीनों से देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा ठंडा है। इस कारण जो ब्रोकर्स है उनका आप रेवेन्यू देखोगे लास्ट के 3 क्वार्टर से उसमें डीग्रोथ आ रहा है। तो ब्रोकर्स का रेवेन्यू मार्केट के एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो उनका जो रेवेन्यू है सिक्लिकल है एज कम्पेयर टू अगर आप एएमसी का देखोगे या वेल्थ मैनेजर का देखोगे तो उनका जो रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है। तो एसेट और जो वेल्थ मैनेजर है उनको जो मल्टीपल्स मिलता है एज कम्पेयर टू ब्रोकर्स काफ़ी अच्छा मिलता है इसी कारण से। तो एसेट एएमसीज हो गया, आपका वेल्थ मैनेजर हो गया, आरटीएस हो गया। सो दीज आर लेस सेंसिटिव टू इक्विटी मार्केट स्विंग्स एज दे अर्न ऑन एयूएम एंड बेनिफिट फ्रॉम रेगुलर इनफ्लोज एंड एग्जिस्टिंग बैलेंसेस। तो इनका जो एयूएम है वो ग्रो करता है। एक तो फर्स्ट जो मार्केट का एयूएम ग्रो करता है उन पे उनका डिपेंड करता है। सेकेंडली जो उनका रेगुलर इनफ्लो आते रहता है तो उनका जो रेवेन्यू है वो ट्रेल बेस्ड आता है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल एंड रिकरिंग रेवेन्यूज़ है एज़ कम्पेयर टू अ ब्रोकर। और इसमें मार्केट एक्टिविटी में ज़्यादा उनका वोलाटिलिटी नहीं आता। तो फर्म्स जो इनका मेजॉरिटी पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन से आता है उनको मार्केट्स ज़्यादा वैल्यूशन देता है और वो प्रॉक्सीज है ज़्यादा फॉर द ग्रोइंग वेल्थ मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी। आपका वेल्थ मैनेजमेंट में आपका 361 है, आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल, नुआमा, फिर जेएम फाइनेंशियल। फिर एसेट मैनेजर में आपका म्यूचुअल फंड हाउस हो गया काफ़ी सारे। फिर देन ब्रोकर साइड आपका एंजल वन है, ग्रो है, मोतीलाल ओसवाल है। देन इन एक्सचेंजेस वी हैव एनएससी, बीएससी। फिर डिपॉजिटरीज में आपका सीडीएसएल और एनएसडीएल है। फिर आपका मार्केट जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है जिसमें आपका कैम्स आता है, जिसमें आरटीएस लाइक कैम्स, के फिनटेक। फिर आपका रेटिंग एजेंसीज आ गया लाइक क्रिसिल, इकरा एंड केयर एज। सो ये जो बेसिकली कंपनीज है ये आपका कैपिटल मार्केट सेगमेंट में आता है। फर्स्ट है आपका आनंद राठी। तो आनंद राठी बेसिकली प्राइवेट वेल्थ मैनेजर है फॉर एच एन आईज एंड अल्ट्रा एच एन आईज। सो ये बेसिकली म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, फिर पीएमएस। सो ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इसमें इनको कमीशन मिलता है। और फिर आपका प्रूडेंट कॉर्प सिमिलर बिजनेस है एज कम्पेयर टू आनंद राठी। लेकिन प्रूडेंट में एक डिफरेंस है, ये एक बी टू सी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। और इनका एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिसका नाम फंड बाजार है जो एमएफडीज कैटर करता है और उनको रिटेल इन्वेस्टर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। सो दे प्रोवाइड एक्सेस टू म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, पीएमएस एंड एआईएफ्स। सो आपका 361 हो गया एसेट और वेल्थ मैनेजर। तो उनका जो मेजॉरिटी फोकस है वो एच एन आईज एंड अल्ट्रा एच एन आईज क्लाइंट्स है। फिर आपका नुआमा, नुआमा में टोटल 3-4 वर्टिकल्स है। फर्स्ट में आपका वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट हो गया। वेल्थ मैनेजमेंट में टोटल उनका एक नुआमा वेल्थ है जिसमें वो एच एन आईज को कैटर करते हैं। और फिर एक हो गया आपका नुआमा प्राइवेट। तो इन प्राइवेट्स में अल्ट्रा एच एन आईज को कैटर करते हैं। फिर आपका इसमें कैपिटल मार्केट्स वाला वर्टिकल आता है। जो कैपिटल मार्केट का वर्टिकल है उसमें टोटल 3 सेगमेंट्स है। फर्स्ट है आपका जिसमें एसेट सर्विसिंग का बिजनेस और उसमें वो फंड सर्विसिंग, डेरिवेटिव अकाउंटिंग, फिर डेरिवेटिव वैल्यूएशंस हो गया। इसमें बेसिकली वो पीएमएस, एआईएफ, एफपीआई इनको कैटर करता है। इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो नोवामा बेसिकली आपका कैपिटल मार्केट्स में इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड एसेट सर्विसिंग। सो ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है रैदर देन वेल्थ मैनेजमेंट। फिर मोतीलाल ओसवाल आपका टोटल 4 सेगमेंट्स में है। फर्स्ट है आपका वेल्थ मैनेजमेंट। तो नुआमा का वेल्थ मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट एज कम्पेयर टू मोतीलाल, क्योंकि जो मोतीलाल का वेल्थ मैनेजमेंट में उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन इनकम तो इंक्लूडेड ही है, प्लस इसमें रिटेल ब्रोकिंग भी इंक्लूडेड है। रिटेल ब्रोकिंग हो गया, फिर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज हो गया। फिर अंधे और उनका एक और सेगमेंट है जिसे कहते हैं एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, जिसमें मोतीलाल का एएमसी आ गया। फिर आपका ऑल्टरनेट्स का बिजनेस भी इसमें इंक्लूडेड है। एंड देन कैपिटल मार्केट्स का उनका वर्टिकल जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ है। और उनका एक हाउसिंग फाइनेंस वर्टिकल भी है। फिर अगर मैं जेएम फाइनेंशियल्स का बात करूँ तो वो ऑपरेशन है उनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़, एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट, प्राइवेट क्रेडिट एंड अफोर्डेबल होम लोन्स। और अगर मैं एडलवाइस का बात करूँ तो ये भी एक डाइवर्सिफाइड होल्डिंग कंपनी है। इनका प्रेजेंस है अक्रॉस ऑल्टरनेट्स। सो इनका ऑल्टरनेट का बिजनेस है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है उनका। फिर इनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस है जिसमें एडलवाइस एएमसी है। फिर आपका लैंडिंग का भी उनका बिजनेस है एंड इंश्योरेंस में भी उनका प्रेजेंस है अक्रॉस जनरल एंड लाइफ। तो ये सब आपका बेसिकली कंपनीज है। अगर आप यहाँ देखोगे तो नोवामा का जो डिस्ट्रीब्यूशन से रेवेन्यू वर्टिकल आ रहा है वो अराउंड 27% आ रहा है और एसेट सर्विसेज 22%। और इसमें इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज आई एंड आईबी से अराउंड 23%। तो जिन जिन कंपनीज का
डिस्ट्रीब्यूशन से शेयर ज़्यादा आ रहा है, उनको मार्केट ज़्यादा हाई मल्टीपल्स असाइन करता है। अगर आप ये एंजल वन को देखोगे तो उनका जो मेजॉरिटी सेगमेंट है वो ब्रोकिंग से आता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, जो कंपनीज का हायर शेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या एएमसी आता है, तो वो बेटर प्ले है टू प्ले द वेल्थ मैनेजमेंट थीम। अगर मैं करंटली इंडस्ट्री का साइज का बात करूं, तो ये 12 लाख करोड़ था 1 डिकेड पहले, अभी इंक्रीज होकर 75 लाख करोड़ हो चुका है। तो लास्ट के 10 ईयर्स में इसमें जो ग्रोथ है वो 6x ग्रो हो चुका है। और एट द सेम रेट अगर ये ग्रो करे, ये इंक्रीज होकर 450 लाख करोड़ हो सकता है। तो इंटायर जो कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम है, इनकी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है टेलविंड्स के कारण। तो सभी कंपनीज का जो ऑलमोस्ट गाइडेंस है, वो अपने एम को 20 से 25% ग्रो कर सकता है। लाइक नुआमा आप देख लो, 361 देख लो, इन सभी का यही गाइडेंस है। तो इनका जो 20 से 25% जो एम ग्रोथ होगा अगले हर साल, तो उसमें जो स्प्लिट है वो आपका नेट मनी इन्फ्लो से हो गया। नेट मनी इन्फ्लोज हो गया मतलब हर साल वो कितना एम ऐड कर रहा है, न्यू एम। और सेकेंडली M2M गेन्स, जो एग्जिस्टिंग एम है वो कितना ग्रो करते जा रहा है, तो वो ग्रो होगा अराउंड 8 से 10% पे। तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ, तो 6 से 8% आपका डेट होल्डिंग से होगा, और बाकी जो 12 से 14% वो आपका इक्विटी होल्डिंग से होगा। तो अगर ये इंडस्ट्री 75 लाख करोड़ से 450 लाख करोड़ हो जाता है अगले डिकेड तक, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा बन सकता है। तो आपको ये इंडस्ट्री को अपने रडार में रखना चाहिए। तो नुआमा के मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छा इंसाइट शेयर किया था। जो वेल्थ मैनेजमेंट का इंडस्ट्री है, जो 50 लाख करोड़ का इंडस्ट्री था, वो अब इंक्रीज हो गया 75 लाख करोड़ ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। जो करंट पेनिट्रेशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा लो है। तो फॉर्मल जो पेनिट्रेशन अभी जो मैनेजमेंट ने कहा था, वो है अराउंड 15%। और अगर ये डबल हो जाता है, तो ये इंडस्ट्री 8 से 9x ग्रो कर सकता है। आप सोचो, अगर इतना ज़्यादा ग्रोथ आता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स को बेनिफिट मिलेगा। तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स आराम से 20 से 25% ग्रो कर सकता है, और इसमें जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने काफ़ी सारे कॉन कॉल्स लाइक अटेंड किए थे कंपनीज के। तो आप इसमें ग्रो का जो इस क्वार्टर में कॉन कॉल आया था, उन उसमें भी मैनेजमेंट ने यही कहा था कि जो वेल्थ मैनेजमेंट का डिवीजन है वो मेजर ग्रोथ ड्राइवर रहेगा। सो एज द यूजर बेस बिकम्स मोर एफ्लुएंट, सो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज मोर एंड मोर। तो उनका जो करंट ग्रोथ वर्टिकल्स है वो हो गया आपका M2F। फिर कमोडिटीज़ भी ग्रो मैंने रिसेंटली लॉन्च किया था, जिसको काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है, और उनका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में भी है। ग्रो ने एक कंपनी एक्वायर किया था जिसका नाम है फिजडम, 961 करोड़ में, और जो वेल्थ मैनेजमेंट में उनको एसेस देता है डायरेक्ट। तो उसमें जो रेवेन्यू आ रहा है वो आपका MF एडवाइजरी से आ रहा है, AIF एंड PMS डिस्ट्रीब्यूशन से, देन आपका इंश्योरेंस एंड अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। सो फिजडम करंटली जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो अराउंड 3% के आसपास, और मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म में यही गाइडेंस है कि ये डबल डिजिट कंट्रीब्यूट करने लगेगा। तो मेजॉरिटी जो कंपनीज का अगर मैं कॉन कॉल अटेंड किया, जैसे एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, फिर आपका नुआमा, फिर मोतीलाल ओसवाल, सो सभी का मेजॉरिटी जो मेन फोकस है वो अपने जो वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट का वर्टिकल है उनको इंक्रीज करने में था। फिर सेकेंडली अगर आप देखोगे, तो JM फाइनेंशियल का मैनेजमेंट ने ये कहा कि मैनेजमेंट सीज अ बिग स्ट्रक्चरल शिफ्ट टुवर्ड्स द कैपिटल मार्केट्स, ह्यूज रनवे ऑफ ग्रोथ फॉर एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट थीम। मोतीलाल ओसवाल, तो मोतीलाल ओसवाल के मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छा इंसाइट शेयर किए थे। अगर आप इसको डिटेल में रीड करेगा तो कर सकते हो। मैं अगर आपको शॉर्ट में बोलूँ, तो उनका जो ट्रेजरी बुक है लास्ट के कुछ साल तक 42% से कंपाउंड हुआ है, और उनका जो इसमें XIRR है वो 19%। तो मोतीलाल ओसवाल का ट्विन इंजन मॉडल है। फर्स्टली जो ऑपरेटिंग बिजनेस से वो प्रॉफिट कमाता है, उसको ट्रेजरी बुक में इन्वेस्ट कर देता है। सो ये जो बिजनेस से पैसा उनका आता है, जो फ्री कैश फ्लो जनरेट होता है, 20% तो वो डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड रेस्ट वो अपना उसमें इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी बुक को ग्रो कर रहा है। और जो करंटली ट्रेजरी बुक का साइज है वो अराउंड 13,000 करोड़ के आसपास आ चुका है। और मैनेजमेंट का आगे का गाइडेंस है, जो उनका लास्ट डेकेड का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ था वो 30% था, और उनका आगे का गाइडेंस है कि वो इसी स्पीड में ग्रो कर सकते हैं। और उनका फोकस यही है कि लॉन्ग टर्म में वो मार्केट शेयर गेन करते रहेंगे, क्योंकि इतना फ्री कैश फ्लो बिजनेस जनरेट करते जा रहा है, उनको फंडिंग का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो ये कंपनीज हमें ज़्यादा पसंद है, जो कंपनीज फ्री कैश फ्लो जनरेट करता है। अगर आप नुवामा को भी देखोगे, तो उनका जब IPO जो उनका डिमर्जर हुआ था एडलवाइस से, तो अब नुवामा हर साल लाइक 1,000 करोड़ का उनका साल का प्रॉफिट है, 500 करोड़ तो वो डिविडेंड में ही देते हैं, क्योंकि उनका जो पॉलिसी है वो अराउंड 50% वो अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिविडेंड में। तो ये कंपनीज को कैपिटल का ज़रूरत है नहीं, और ये अपने AUM को आराम से 20 से 25% ग्रो करता है, तो उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है। तो ये मोतीलाल ओसवाल का आप देखोगे, तो लास्ट के कुछ साल के ट्रेंड में जो ब्रोकिंग 37% रेवेन्यू का था, वो गिर के लाइक 23% आ चुका है। तो मैनेजमेंट का ये फोकस है कि जो मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फीस हो गया, आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका शेयर कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाए, क्योंकि ब्रोकिंग आपको जैसे पता है सिक्लिकल बिजनेस है। हर कंपनी का यही फोकस है कि वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आपका नेट इंटरेस्ट इनकम है इसको इंक्रीज करे। क्योंकि जो ब्रोकर्स है, आप सुनोगे उनका कॉन कॉल में, उनका मेजॉरिटी जो फोकस है वो अपना MTF बुक को इंक्रीज करते जा रहे हैं।
सो मोतीलाल ओसवाल का आपको जब भी आप अकाउंट्स उनका देखते हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे फोकस करना है, ना कि आप स्क्रीनर पे जाके देखोगे तो वो प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। तो इसका मेजॉरिटी जो रीज़न है वो उनका इन्वेस्टमेंट बुक है। जो उनका ट्रेजरी बुक है वो हर क्वार्टर M2M के बेसिस पे फ्लक्चुएट करते रहता है, तो ये आपको सही पिक्चर नहीं देगा। तो मोतीलाल ओसवाल का आपको वैल्यूएशंस देखना है तो कैसे करोगे, जो उनका करंट मार्केट कैप है इसमें से आप ट्रेजरी बुक को एक बार माइनस कर दो, जो अराउंड 13,000 करोड़ के आसपास, तो अराउंड आता है 45,000 करोड़। तो इसको आप लास्ट के 4 क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट से डिवाइड कर दो, वो है अराउंड 2200 करोड़ के आसपास। तो वो आपका एक्चुअल पी है रादर देन दिस। तो ये आपको सही पिक्चर फिट देगा। तो आपको मोतीलाल ओसवाल को जब भी वैल्यू करना है तो आपको फोकस करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, ना कि स्क्रीनर में जो पैट शो कर रहा है, क्योंकि उसमें जो ट्रेजरी बुक का गेन है वो भी इंक्लूडेड होता है। नुआमा के जो करंट कॉन कॉल में अगर मैं आपको बात करूं तो जो करंट वेल्थ और प्राइवेट फ्रेंचाइज ना वो टोटल कंट्रीब्यूशन जो रेवेन्यू का है वो 57% पे आ चुका है, और पैट कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होकर 35 से 45% पे आ चुका है। इनका जो कैपिटल मार्केट का डिवीजन है जिसमें आपका एसेट सर्विसिंग बिजनेस है उसमें ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो चुका है। फिर नुआमा का अगर आप देखोगे तो उनका जो एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट का वर्टिकल है वो 26% वाई वाई ग्रो किया है, और उनका जो पैट कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज होकर 35% टू 45% जा चुका है। और इनका जो MPIS रेवेन्यू है वो इंक्रीज होकर अब 58% आ चुका है। MPIS का मतलब होता है मैनेज प्रोडक्ट एंड इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन। तो उनका अगर वेल्थ मैनेजमेंट का जो सेगमेंट है उसमें जितना MPIS का शेयर इंक्रीज होता है तो उनका प्रेडिक्टेबिलिटी आते है रेवेन्यू पे, क्योंकि जो टोटल एसेट्स है उसमें जो MPIS है उनको उसमें कमीशन मिलता है। आर एसेट्स इन प्राइवेट वेल्थ वो आपका 50,000 करोड़ क्रॉस हो चुका है, जो डबल हो चुका है बेसिकली इन 2.5 ईयर्स, जो 32% क्या कर है। और मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म गाइडेंस यही है कि वो 25% ग्रोथ ईजिली कर सकते हैं। और उनका जो एसेट सर्विसेज बिजनेस है और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि वो फुल जो लॉस हुआ था उनका वन क्लाइंट से, जो आपका जेन स्ट्रीट है, वो रिकवरी आ जाएगा बाई जैन टू फेब। अगर मैं करंट थोड़ा बहुत वैल्यूएशंस का आपके साथ डिस्कस करूँ तो आनंद राठी को आप देखोगे 70 का पी मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। अगर मैं उनका लास्ट का फ्यू क्वार्टर का ग्रोथ देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, लाइक 20 से 25% ग्रोथ आपको ईजिली दिखेगा। और उससे ज़्यादा इंप्रेसिव आप उनका पैट देखोगे तो लास्ट के कंसिस्टेंट क्वार्टर्स उनका 30% के ऊपर पैट ग्रोथ है। तो मार्केट्स उनको इसलिए प्रीमियम दे रहा है। इस क्वार्टर में उन्होंने 100 करोड़ का पैट को सरपास कर दिया है, और इस साल 400 करोड़ वो इजिली पास कर सकते हैं। तो करंट जो फॉरवर्ड पी है नंद राठी का वो है अराउंड 60 का पी, और उनका जो ग्रोथ है वो अराउंड 20% के ऊपर है, और उनका जो प्रॉफिट ग्रोथ आता है वो 30% है। तो पेग रेशियो 2 के आसपास है। अगर मैं पियर्स से देखूं तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा है इनको, रीज़न यही है इनका कंसिस्टेंसी। अगर आप दूसरे कंपनीज देखोगे लाइक प्रूडेंट, उनको 50 का पी मिलता है। फिर आप ग्रो को देखोगे तो ग्रो का वैल्यूएशंस भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि ग्रो का जो मेजॉरिटी रेवेन्यू अभी ब्रोकिंग से ही आ रहा है लाइक एंजल वन। फिर आप वहीं 361 देखोगे उनको 42 का भी मिलता है। आप कोई भी AMC को देख लो तो सबको 30 से 40 का भी मिल रहा है। वहीं आप नुआमा को देखोगे या फिर मोतीलाल ओसवाल को देखोगे, उनको रिलेटिवली लोअर वैल्यूएशंस इसलिए मिलता है जो डिफरेंट वर्टिकल्स है, लाइक नुआमा और मोतीलाल ओसवाल में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया आपका, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, ये वाला वर्टिकल भी है। तो ये वर्टिकल काफ़ी ज़्यादा सिक्लिकल होता है, तो इसके कारण वैल्यूएशन इनको लोअर मिलता है। और मोतीलाल ओसवाल में आपका ब्रोकिंग डिवीजन भी है, रिटेल ब्रोकिंग डिवीजन। और फिर नुआमा में आपका एसेट सर्विसिंग का बिजनेस है, उसको भी वेल्थ और एसेट मैनेजर में रिलेटिवली लोअर मल्टीपल मिलता है। लेकिन फिर आप यहीं JM फाइनेंशियल और एडलवाइस को देखोगे तो इसमें आप पी में देखोगे तो आपको सही पिक्चर नहीं देगा। फोकस बेसिकली इसमें करना है, इनकी काफ़ी सारे वैल्यूएबल सब्सिडरीज है। एडलवाइस से ही नुआमा निकला था। अब करंटली नुआमा का मार्केट कैप देखोगे तो 25,000 करोड़ भी क्रॉस हो चुका है, क्योंकि ये एडलवाइस का ही सब्सिडरी था लाइक 2-3 ईयर्स पहले। अब आप देखोगे तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट किया है, और नुआमा डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देता है हर साल। फिर आप एडलवाइस देखोगे तो मैनेजमेंट ने बेसिकली ये कहा है कि जिनका जो 6-7 सब्सिडरीज है ये सबका IPO आने वाला है, लाइक 3-4 ईयर्स में हर साल ये अपनी एक सब्सिडरी का IPO करेंगे। तो उसमें काफ़ी अच्छा वैल्यू क्रिएट हो सकता है, आप वो कंपनीज को स्टडी कर सकते हो डिटेल में। फिर आपका JM फाइनेंशियल में मैनेजमेंट ने कहा है कि अपना वो एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट का वर्टिकल को भी लाइक 2-3 साल में डिमर्ज करेंगे, जैसे ही वो ठीक ठाक स्केल में आ जाता है। तो इसमें अगर आपको कंपनीज को जो फोकस करना है वो हो गया आपका वेल्थ मैनेजर्स में, लाइक 361 हो गया, ये भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। फिर आपका नुआमा वेल्थ हो गया, फिर मोतीलाल ओसवाल हो गया, इनका वैल्यूएशंस भी डिसेंट है। एडलवाइस एंड JM फाइनेंशियल ये बेसिकली कॉन्ग्लोमरेट टाइप हो गया, इनके काफ़ी ज़्यादा वर्टिकल्स है, और मैनेजमेंट फोकस कर रहा है इन वैल्यू क्रिएशन। सो ब्रॉडली अगर मैं समराइज करूं तो आपको उन कंपनीज पे फोकस करना है जो अपना एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट का शेयर को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हैं। सो मेजॉरिटी अगर जो कंपनीज का मैं समराइज करूं कौन कॉल में, उन्होंने यही कहा है कि अपना फी इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम है उसको इंक्रीज करने का फोकस है, क्योंकि एसेट लाइट वे है वो। और
और उनका जो फोकस है कि वो जैसे ही फ्री कैश फ्लो जनरेट करता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ डिविडेंड। और मेजॉरिटी जो कंपनीज है वो आपका 20 से 25% ग्रो कर सकते हैं और उनको ऑपरेटिंग लेवरेज का भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जैसे ही आरएम का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है, फिर आपका एयूएम इंक्रीज होता है, तो उस बेस पे रेवेन्यू आपका 20% से ग्रो करेगा, तो आपका जो एक्सपेंस है वो कम तेजी से ग्रो करता है, उससे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, तो आपका पैट ग्रोथ 25% से ऊपर आ सकता है। तो आपको ये सब कंपनीज को अपने फोकस में रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।